प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के क्लास में आज हम लोग इकोनॉमिक्स ग्रुप बी सेकेंड पेपर का हम लोग 5वां चैप्टर को आज समझेंगे। 5वां चैप्टर में आज हम लोग स्थितिक अंतराल, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध, फिर आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति में संबंध, आय के संतुलन स्तर को जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको ध्यान से देखें, नोट भी कर सकते हैं। और यदि लंबा नोट्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉगर के साइट पे जा सकते हैं। साथ ही मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आय के संतुलन स्तर की बचत और निवेश वक्र की सहायता से व्याख्या करें। अथवा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो निवेश और बचत सदैव समान होते व्याख्या करें। अथवा एक अर्थव्यवस्था में संतुलन आय अथवा उत्पादन स्तर को रेखाचित्र द्वारा बचत बराबर निवेश दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए व्याख्या करें। या फिर से के नियमानुसार कैसे कुल पूर्ति और कुल मांग का समान होना अनिवार्य है। इतना तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, सबका आंसर एक ही है। तो हम लोग आंसर को देखते हैं। आय के जिस स्तर पर समग्र मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, उस आय को संतुलन आय कहते हैं। हम जानते हैं कि कुल पूर्ति आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है, मतलब AS बराबर Y बराबर C प्लस एस, मतलब Y बराबर C प्लस एस होता है। और इसका मतलब है कि कुल मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। साथ ही समग्र मांग C प्लस आई होता है। तो संतुलन तब होगा जब AS बराबर AD फॉर्मूला लगाएंगे। तो AS का मान कितना है, तो C प्लस एस बैठा दिया, और AD का मान है C प्लस आई बैठा दिए। C कैंसिल हो जाएगा तो S बराबर I। तो जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है वहाँ पर ही बचत और विनियोग की समानता निहित है। इस प्रकार S और I मतलब बचत और विनियोग की समानता में ही समग्र पूर्ति और समग्र मांग की समानता निहित है। चित्र को देख सकते हैं, दो चित्र है। Y अक्ष पर हम लोग एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग को लिए हैं, और X अक्ष पर आय, उत्पादन और रोजगार को लिए हैं। नीचे वाला चित्र में हम लोग Y अक्ष पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट मतलब बचत और विनियोग को लिए हैं, और यहाँ पर आय, उत्पादन, रोजगार को लिए। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की रेखा AD ये है, और ये है एग्रीगेट सप्लाई। दोनों कहाँ बराबर हो रहे हैं, Q बिंदु पर। और ये है आपका विनियोग की रेखा, ये है मेरी बचत की रेखा, ये दोनों भी बराबर हो रहे हैं Q बिंदु पर। तो चित्र में Q बिंदु पर संतुलन हो रहा है जहाँ नियोजित बचत और नियोजित निवेश के बराबर है। अतः आय, उत्पादन, रोजगार OL निर्धारित होती है। यहाँ से यहाँ तक आय, उत्पादन, रोजगार निर्धारित होगी। तालिका द्वारा बचत तथा निवेश में समानता के रूप में संतुलन आय को दिखाया गया है। तो हम लोग तालिका को देख सकते हैं, आय दिया हुआ है और उपभोग दिया हुआ है। तो आय का फॉर्मूला दो तरीका से हो सकता है, Y बराबर C प्लस आई भी होता है, Y बराबर C प्लस एस भी होता है। यहाँ बराबर के जगह प्लस होगा, गलती से हो गया है। और उपभोग दिया हुआ है तो 0, आय है फिर 100, 200, 300, 400, उपभोग है 50, 100, 150, 200, 250। S निकालना है तो S कैसे निकलेगा, तो आय में उपभोग को घटा देंगे। तो 50 माइनस 0 माइनस 50, 100 में 100 गया 0, 150 में 200 घटा देंगे तो 50, 200 में 300 घटा देंगे 100, और 250 में 400 घटता है 150। उसका विनियोग, विनियोग मेरा 100 फिक्स किया हुआ है, मतलब मान लिए हैं कि विनियोग कितना हो रहा है 100, तो 100 सब में रहेगा। अब हम लोग देख रहे हैं आय, बचत और निवेश कहाँ बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग बचत 100 और निवेश 100, ये दोनों यहाँ बराबर हो रहे हैं। तो यही संतुलन बिंदु है, और आय का स्तर कितना निर्धारित हो जाएगा वहाँ संतुलन पर 300। संतुलन S बराबर आय बराबर 100 पर स्थापित होता है, Y का संतुलन स्तर 300 है। अगला क्वेश्चन है, एक रेखाचित्र की सहायता से स्फीतिक अंतराल की धारणा की व्याख्या करें, इससे कम करने के दो उपाय बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो मांग अधिक की परिभाषा दीजिए, इसे ठीक करने के उपाय का उल्लेख करें। मांग अधिक मतलब पूर्ति कम होगा बाजार में और मांग अधिक होगा, तो उसको हम लोग मांग अधिक बोलेंगे। जैसे 2 कलम बिक रहा है बाजार में, खरीदने वाला 20 आदमी पहुंच गया,
तो यहाँ मांग अधिक हो रहा है, कलम का पूर्ति कम है, तो वो मांग अधिक हुआ। मांग अधिक वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से अधिक होती है। किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता पड़ती है उससे अधिक समग्र मांग को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। चित्र में समग्र मांग को OY अक्ष मतलब OY अथवा समग्र मांग को दिखाया गया है और X अक्ष पर आय उत्पादन रोजगार को दिखाया गया है। ADF समग्र मांग के पूर्ण रोजगार स्तर को प्रकट करता है। यहाँ ME के बराबर है, जो कितना बराबर है, ME के बराबर है। अब समग्र मांग बढ़कर हो जाता है ADE, जो संतुलन बिंदु से ऊपर से जा रहा है। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, पूर्ति बाजार में क्या है, कम है और मांग अधिक है। तो हम लोग अंतर कैसे निकालेंगे, तो FM माइनस EM बराबर मेरा बचेगा FM, ये मेरा स्फीति अंतराल कहलाएगा। मतलब अधिक मांग, इतना अधिक मांग हो रहा है जबकि पूर्ति उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। यहाँ MF के बराबर, अतः ADE तथा ADF का अंतर अधिक मांग या स्फीति अंतराल को प्रकट करता है। अधिक मांग बराबर स्फीति अंतराल बराबर ADE माइनस ADF बराबर FE होगा। ठीक करने के उपाय, स्फीति अंतराल को ठीक करने के निम्न उपाय है। पहला है राजकोषीय नीति, मतलब अगर सरकार द्वारा जो उपाय अपनाया जाएगा वो राजकोषीय नीति होगा और केंद्रीय बैंक के द्वारा जो उपाय किया जाएगा वो मौद्रिक नीति कहलाएगा। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या सरकार कर सकती है, तो करों में वृद्धि, इसके फलस्वरूप लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाए। आदमी मांग क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए वो मांग कर रहा है, खरीदना चाहता है सामान को, लेकिन सामान तुरंत पूर्ति बाजार में नहीं होता है। तो लोगों की आय को कैसे कम किया जाए कि वो मांग कम करे, तो सबसे अच्छा उपाय सरकार अपनाती है करों में वृद्धि करके। दूसरा है सार्वजनिक व्यय में कमी। सरकार जैसे रोड बनाने का काम करे, स्कूल बनाती है, भवन बनवाती है, तो ये सब में बनाने में जो अपना पैसा खर्च करती है तो वो पैसा कहाँ आता है, लोगों के पास। तो वो क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय में कमी कर देगी। सरकार को विमर्श मदों में अपनी व्यय में कमी करनी चाहिए। स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण कार्य, आर्थिक सहायता इत्यादि में कमी कर देगा, जिससे लोगों के पास क्या हो गए, आय कम हो गए। घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी, इसके अंतर्गत कम मात्रा में नए नोट छापने चाहिए। सरकार क्या करती है कि अगर बाजार में नोट कम आ जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट उसको ज़्यादा करना है, इनकम कम है, तो वो घाटे की वित्त व्यवस्था करके मुद्रा की पूर्ति करती है, तो जिससे बाजार में ज़्यादा पैसा आ जाता है और लोगों के पास पहुंच जाता है, तो वो उसकी व्यवस्था में कमी कर सकती है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, इससे लोगों के पास क्रय शक्ति कम हो जाती है। अब है केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाया गया उपाय, मतलब मौद्रिक नीति। इसमें क्या करें, बैंक दर में वृद्धि की जाती है। बैंक दर मतलब जितना भी हमको बैंक आसपास अपना नज़र आता है वो सारा व्यावसायिक बैंक है। व्यावसायिक बैंक को अगर पैसा का जरूरत हो तो केंद्रीय बैंक से लेगा। केंद्रीय बैंक दर पर व्यावसायिक बैंकों को पैसा देती है और व्यावसायिक बैंक आम जनता को ब्याज दर पर पैसा देती। तो अगर बैंक दर बढ़ेगा तो बैंक अपना ब्याज दर को बढ़ा देगा, जिससे लोग कम पैसा बैंक से ऋण के रूप में लेंगे और लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा। सरकार खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने लगती है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। सरकार अपना प्रतिभूति, बॉन्ड, डिबेंचर अगर बेच रही है तो लोगों के पास जो पैसा है वो सरकार के पास चलाएगा, तो लोगों के पास क्रय शक्ति कम हो जाएगी। नगद निधि अनुपात को बढ़ा दिया जाता है, जिससे साख का विस्तार कम हो जाता है। नगद निधि अनुपात मतलब होता है कि सारा जितना भी व्यवसायिक बैंक है उसको एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। तो वो अगर उसको बढ़ा देगी, मतलब अगर 100 रुपया है तो 10 रुपया उसको केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ेगा बैंक को, और अगर वो 10% की जगह 20% कर देगा तो 20 रुपया रखना पड़ेगा, तो 80 रुपया ही ऋण दे पाएगा, जिससे बाजार में ऋण कम जाएगा। तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाए, जिससे बैंकों की उधार देने की शक्ति कम हो जाती है। केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को साख का संकुचन करने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध है।
क्या औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग का मूल्य ऋणात्मक हो सकता है, यदि हाँ तो कब? तो औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत बचत प्रवृत्ति संबंध को हम लोग निम्नलिखित समीकरण से स्पष्ट कर सकते हैं। तो एपीसी बराबर होता है मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है C/Y, मतलब आय और उपभोग के अंतर को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उसी तरह आय और बचत के अंतर को हम लोग औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। आय और उपभोग का अंतर कैसे होता है? जैसे मेरे पास 10 रुपया में हम 3 रुपया खा गए, मैंने कुछ खर्च कर दिए उपभोग के लिए, तो 7 रुपया जो बचेगा वो मेरा क्या होगा? सेविंग, और जो 3 रुपया खर्च किए वो मेरा कंजम्पशन कहलाया। हम जानते हैं कि y बराबर C+S होता है, इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे तो APC प्लस APS, तो C बराबर C/Y यहाँ बैठा दिया और S के जगह S/Y बैठा दिया, यहाँ प्लस है तो प्लस बैठा दिए। अब दोनों में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो y यहाँ हो जाएगा ऊपर C+S। अब C+S बराबर यहाँ देख रहे हैं हम लोग y है, तो यहाँ y होगा, y कट गया तो 1, तो APC प्लस APS बराबर 1 होगा। अगर हमको APC का मान निकालना है तो APS को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो APC बराबर 1 माइनस APS होगा। इस संबंध से यह पता चलता है कि औसत बचत प्रवृत्ति का मूल्य ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं ऋणात्मक है। यदि औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य इकाई से अधिक हो या उपभोग आय से अधिक हो, तब उपभोग आय से कम होता है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 से कम होती है और औसत बचत प्रवृत्ति धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच संबंध की व्याख्या करें। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब होता है आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और सीमांत बचत प्रवृत्ति का परिभाषा है आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। फॉर्मूला से ही परिभाषा याद रखेंगे, जैसे डेल्टा मतलब होगा परिवर्तन, वाई मतलब आय, यहाँ डेल्टा मतलब परिवर्तन, सी मतलब उपभोग। तो हमको पढ़ेंगे इसे, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन और बट्टा को हम लोग कहेंगे अनुपात, के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है, मतलब परिवर्तन से तो इसमें डेल्टा लग जाएगा सब में। अब डेल्टा वाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर, और एम पी सी का मान कितना है तो ये मान को यहाँ रखेंगे, फिर प्लस का प्लस देंगे, एम पी एस का मान ये है यहाँ रख देंगे। अब दोनों में एलसीएम लेंगे और ऊपर हो जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस का मान कितना है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेल्टा वाई, यहाँ बैठा देंगे। अब डेल्टा वाई कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, तो एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर 1 और एम पी सी बराबर 1 माइनस एम पी एस, और एम पी एस का मान निकालेंगे तो 1 माइनस एम पी सी। समीकरण से स्पष्ट है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग सदैव 1 के बराबर होती है। एमपीसी तथा एमपीएस के उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि आय के 2 मुख्य कार्य हैं, उपभोग तथा बचत। मतलब जो पैसा आता है या तो हम खर्च करेंगे या बचाएंगे, मतलब खर्चा करते हैं और कुछ बचाते भी हैं। उपभोग और बचत मिलकर आय के बराबर होते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति की व्याख्या रेखा चित्र के सहारे कीजिए। तो आय में होने वाले परिवर्तन डेल्टा वाई के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन डेल्टा सी के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। जैसा कि ऊपर बताए थे, तो एम पी एस बराबर डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, यहाँ डेल्टा एस बचत में परिवर्तन और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन तालिका से। एग्जाम में क्वेश्चन भी दे सकता है इस पर टेबल बनाने के लिए, आय दिया रहेगा और बचत दिया हुआ है। तो 100, 200, 300, बचत है मेरा 20, 80, 150। तो आय में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो शुरू वाला खाली रहेगा, 200 में 100 को घटा देंगे तो 100, 300 में 200 घटा देंगे तो 100। अब डेल्टा एस कैसे निकलेगा, शुरू खाली 80 में 20 को घटा देंगे 60, और 150 में 80 को घटा देंगे 70। अब एम पी एस हमको निकालना है तो फॉर्मूला इसका है डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस कितना है 60 और डेल्टा वाई है 100, 60 बटा 100 बराबर 0.6। उसी तरह 70 बटा 100 बराबर 0.7। चित्र में हम लोग देख सकते हैं, ये बचत की रेखा है, एक्स अक्ष पर हम लोग आय को लिए हैं, वाई अक्ष पर बचत को लिए हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ है
यहाँ पर डेल्टा वाई 100 और यहाँ पर डेल्टा एस है 60, तो 60/100 0.6 निकला। चित्र में ओ एक्स अक्ष पर आय और ओ वाई अक्ष पर बचत को प्रकट किया गया। एस एच बचत वक्र है। इस वक्र के बिंदु ए से ज्ञात होता है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति कितना है, तो डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई बैठा दिए फॉर्मूला 0.6 जो यहाँ ज्ञात हो रहा है। बच्चों समझने में का जरा भी दिक्कत हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको याद कर ले, लिख ले नोट्स को।